हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SVK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम सोलर सिस्टम के कुछ बेसिक्स पर हम चर्चा करेंगे। अगर हम आकाश की ओर देखें, रात में देखें, तो बहुत सारे आकाशीय पिंडों के दर्शन होते हैं। ये जो हमारा अंतरिक्ष है, ये आकाश है, ये अनंत सा प्रतीत होता है, इसका कोई अंत नहीं है। और ये जो अनंत अंतरिक्ष है, इसका बहुत छोटा सा हिस्सा है तारे और ग्रह, इसके बहुत छोटे से हिस्से हैं। तो आइए समझते हैं कि सबसे पहले अंतरिक्ष क्या होता है। तो द वास्ट लिमिटलेस स्पेस व्हिच इंक्लूड्स ऑल सेलेस्टियल बॉडीज। तो वास्ट जो लिमिटलेस स्पेस है वो फॉर्मेशन करता है अंतरिक्ष का। और अंतरिक्ष में क्या हम देखते हैं? अंतरिक्ष में हम देखते हैं ग्रह देखते हैं, तारे देखते हैं, नक्षत्र देखते हैं, उसके अलावा एस्टेरॉयड, मेटेरॉइड्स, सैटेलाइट। तो इस सब पर ये सब आकृति हम देखते हैं। तो इन्हीं सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो ये जो तारे हैं ये जो ग्रह हैं वो तारों की परिक्रमा करते हैं, और तारा भी परिक्रमा करते रहता है अपने अक्ष पर। और तारा का जो समूह होता है तो उसको हम बोलते हैं तारामंडल बोलते हैं। और तारामंडल के लिए अंग्रेजी में एक खास शब्द है, इसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिलेशंस, और इसको हम नक्षत्र भी कहते हैं। आप देखेंगे कि अलग अलग देश में इसका अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे अपने यहाँ जैसे ध्रुव तारा बोलते हैं ना, तो उसको पोल स्टार बोलते हैं। इसी तरह से और भी कई तारों के समूह हैं, जिसका आप देश के और क्षेत्र के हिसाब से नामकरण में आप अंतर देख सकते हैं। जैसे मतलब उड़ीसा मेजर है तो उसको ग्रेट बियर भी बोलते हैं। तो जो हमारा सप्तर्षि मंडल है, इसी ग्रेट बियर का एक पार्ट है। तो इस तरह से हम तारामंडल को समझ सकते हैं। इसके अलावा हम उल्का पिंड के बारे में देखेंगे और जानेंगे। कुछ बौने ग्रह होते हैं और मतलब एस्टेरॉयड बेल्ट होते हैं, और लास्ट में हम क्यूपर बेल्ट के बारे में भी सीखेंगे और जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि सोलर सिस्टम क्या होता है। आज जब हम अंतरिक्ष को पढ़ते हैं या मतलब आकाश की ओर देखते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो मतलब महत्वपूर्ण है वो है सोलर सिस्टम, जिसका पार्ट एक पृथ्वी भी है और हम भी इस सिस्टम के अंग हैं। तो सबसे पहले हम सोलर सिस्टम के बारे में जानते हैं कि इसको जो परिभाषित किया गया है कि सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करने वाले ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और जो अन्य छोटे बड़े ग्रह हैं, ये सोलर सिस्टम में आते हैं। द सन एंड इट्स कंपेनियन celestial bodies constitute the solar system. The 8 planets, their companion satellites, asteroids, meteorites and comets are the member of the solar system. तो इसमें जो सोलर सिस्टम में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और अन्य छोटे बड़े पिंड आते हैं। अब इसका आप नाम अगर अंग्रेजी में भी समझ लें और हिंदी में भी, तो आपको और बढ़िया से इसको समझ सकते हैं। जैसे एस्टेरॉयड होता है तो उसके लिए शब्द यूज करते हैं हिंदी में क्षुद्र ग्रह। उसके बाद है मेटेरॉइड्स, तो उसके लिए उल्का पिंड शब्द का प्रयोग होता है। और एक जो होता है पुच्छल तारा, तो उसके लिए अंग्रेजी में शब्द है कोमेट, जिसको हम धूमकेतु भी कहते हैं। और जितने भी आकाशीय पिंड हैं उसके लिए यूज होता है शब्द कैलेस्टियल बॉडीज। तो सोलर सिस्टम को हम हिंदी में सौर परिवार भी कहते हैं या सौर मंडल भी कहते हैं। तो हम जिस आकाश गंगा के पार्ट हैं, हमारा जो आकाश गंगा है उसका नाम है मिल्की वे। तो ये जो सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे आकाश गंगा का एक छोटा सा हिस्सा है। और जब हम सौर मंडल की बात करते हैं तो मुख्य रूप से इसमें चर्चा करते हैं सूर्य और उसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले 8 ग्रह। पहले ग्रहों की संख्या 9 थी,
लेकिन प्लूटो को हटा दिया गया, और प्लूटो को जब हटा दिया गया तो अब 8 ही बचे हैं। तो ये 8 ग्रहों की हम चर्चा करते हैं। अब हम इसमें आपको उपग्रह सबके बारे में भी बताएंगे। अभी के आंकड़े के हिसाब से कुछ और बढ़ गया होगा, 289 उपग्रह हैं। तो इसमें पृथ्वी के उपग्रह, पृथ्वी का एक ही उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है। बृहस्पति के 95 उपग्रह हैं। शुक्र का फिर कोई उपग्रह नहीं है। मंगल के 2 उपग्रह हैं जिसका नाम है फोबस और डेमोस। आपको जीके में भी पूछता है कि मंगल के चांद का नाम क्या है, तो मंगल के 2 चांद हैं। चांद मतलब उपग्रह, जिसको हम सैटेलाइट बोलते हैं, फोबोस और डेमोस। और यूरेनस, जिसको हम हिंदी में अरुण कहते हैं, उसके 27 उपग्रह हैं। नेपच्यून के 14, और प्लूटो, जिसको अब ग्रह से हटा दिया गया है, उसके 5 उपग्रह हैं, चारोन, स्टाइलस, निक्स, फर्नेरोस और हाइड्रा। और शनि के फिर 146 उपग्रह हैं। तो इस तरह से इन उपग्रहों के बारे में भी हमको जानकारी मिलती है। तो सोलर सिस्टम का जो निर्माण हुआ, ऐसा माना जाता है कि 4.6 बिलियन ईयर्स एगो हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ। और इसमें एक स्टार, जिसको कि हम बोलते हैं सूर्य भी एक तारा ही है। इसके अलावा इसमें 8 ग्रह हैं, 5 बौने ग्रह हैं, 290 मून हैं, और 1.3 मिलियन एस्टेरॉइड्स हैं, और 3900 कॉमेट्स हैं। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम में एक ग्रेविटेशनल बाउंड सिस्टम होता है, जिसमें सूर्य के आकर्षण, जिसके कारण सूर्य के आकर्षण के प्रभाव में ये ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह आदि बंधे रहते हैं। मतलब प्लेनेट हों, ड्वार्फ प्लेनेट, मून या एस्टेरॉइड, सब जो सूर्य की परिक्रमा उसके ग्रेविटेशनल पुल के कारण या ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगाता है उस पर, उसके कारण जो बंधे हुए होते हैं, इसी के कारण ये सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। तो पहले ग्रहों की संख्या 9 थी, और वर्तमान में प्लूटो को हटा दिया गया। अभी वर्तमान में 8 ग्रह हैं। इसमें हम ध्यान दें कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये 8 ग्रह हो गए। और हिंदी में इसका आपके नाम में भी कुछ फर्क हो जाएगा। जैसे मरकरी के लिए बुध बोलते हैं, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये 8 ग्रह हो गए। इसमें से मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स को, यानी कि मतलब बुध, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी और मंगल को हम बोलते हैं स्थलीय ग्रह या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। और जो बृहस्पति और शनि को बोलते हैं गैस जेंट्स। यूरेनस और नेपच्यून को बोलते हैं आइस एजेंट्स। तो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण ये ग्रह एवं अन्य आकाशीय पिंड सूर्य से बंधे होते हैं और सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी से अगर हम सूर्य की बात करें तो 2700 प्रकाश वर्ष दूर है। सूर्य का परिक्रमण काल है 25 करोड़ वर्ष। एक चक्कर लगाने में जो सूर्य को अपने अक्ष पर एक बार घूमने में 25 करोड़ वर्ष लगता है। और जिस समय में ये पूरा चक्कर लगाता है तो उसको हम ब्रह्मांड वर्ष करते हैं, कॉस्मिक ईयर कहते हैं, जब मतलब गैलेक्सी का ये सूर्य चक्कर लगाता है। अब ऊर्जा के स्रोत की बात करें तो सूर्य को ऊर्जा कैसे प्राप्त होता है, तो सूर्य को ऊर्जा नाभिकीय संलयन से प्राप्त होता है। नाभिकीय संलयन का मतलब होता है कि जो 2 नाभिक एक साथ जब जुट जाते हैं तो उसको हम संलयन कहते हैं। तो उसमें 2 हाइड्रोजन मिल करके हीलियम बनाते हैं, इसी प्रोसेस को हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। अब इसमें हाइड्रोजन हीलियम में बदलते रहता है। और सूर्य की हम बात करें तो पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है, और पृथ्वी के द्रव्यमान से इसका द्रव्यमान 3 लाख गुना ज़्यादा है। तो इस तरह से हम संक्षिप्त में जाने सूर्य के बारे में। अब हम जानते हैं ग्रह के बारे में। ग्रह हुआ आकाशीय पिंड है जो तारों का परिक्रमा करता है। प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन और स्टार। तो ग्रह का क्या होता है, ग्रह के लिए ही शब्द में हम हिंदी में यूज करते हैं प्लैनेट। तो इसका एक निश्चित आकार होता है, पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल होता है, निश्चित ऑर्बिट, निश्चित द्रव्यमान,
लेकिन अपना प्रकाश नहीं होता है इसका, ये सूर्य के प्रकाश से ही आलोकित होता है। अभी हमने चर्चा किया पार्थिव ग्रह का, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल इनको हम पार्थिव ग्रह कहते हैं, या इसका दूसरा नाम स्थलीय ग्रह है या टेरेस्टेरियल प्लैनेट है। और उसके अलावा जो हमारा जुपिटर और सैटर्न है उसको हम गैस जेंट बोलते हैं, और यूरेनस, नेपच्यून को हम बोलते हैं आइस जेंट्स बोलते हैं। तो ग्रहों के द्वारा क्या होता है, तो सूर्य का वो परिक्रमा करता है ग्रह। अब पश्चिम से जो पूर्व, वेस्ट टू ईस्ट, तो जो परिक्रमा करते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। अपने एक्सिस पर जो जब कोई ग्रह अपने एक्सिस पर उल्टा घूमता है तो उसको हम क्लॉकवाइज कहते हैं, उसका रोटेशन, रिवॉल्यूशन। जैसे यूरेनस और नेपच्यून जो है वो मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन करता है। और जब हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है पश्चिम से पूरब, जो ये चक्कर लगाता है पश्चिम से पूरब की ओर, जब वो सूर्य का परिक्रमा करता है तो इसको हम एंटी क्लॉकवाइज घूमना कहते हैं। तो याद रखने वाली बात है कि यूरेनस और नेपच्यून ही दो ग्रह हैं जो माने क्लॉकवाइज घूमते हैं, मतलब अपने एक्सिस पर उल्टा घूमते हैं। अब हम चर्चा कर रहे हैं उपग्रह का। तो उपग्रह वो होता है जो सूर्य के साथ साथ ग्रह की भी परिक्रमा करता है, और हर एक ग्रह का अपना अपना उपग्रह है। और ऐसा भी है कि कुछ ग्रह ऐसे भी हैं जिसके कोई उपग्रह नहीं है, जैसे बुध हो गया और शुक्र हो गया, इसका कोई उपग्रह नहीं है। तो 2019 से पहले बृहस्पति के सर्वाधिक उपग्रह माने जाते थे, पर अब वर्तमान खोज से ज्ञात हुआ है कि शनि के सर्वाधिक उपग्रह हैं। तो इस तरह से हम उपग्रह को समझ सकते हैं। तो उपग्रह मानव निर्मित भी हो सकता है और प्राकृतिक भी होता है। तो जैसे मतलब जितना बृहस्पति का कितना उपग्रह है, जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, तो ये मानव निर्मित नहीं है, ये प्रकृति निर्मित है। और एक छोटा सा ग्रह भी है बौना ग्रह, उसका भी 5 ठो उपग्रह है, चारोन, स्टाइल्स, निक्स, कार्बोरोस और हाइड्रा। तो प्लेटो के हो गए 5 उपग्रह हो गए। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। और हम चर्चा करते हैं एस्टेरॉयड का, जिसको कि हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में इसकी संख्या लाखों में होती है, इसका निश्चित आकार नहीं होता है। मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के मध्य ये अवस्थित होते हैं। एक क्षुद्र ग्रह है फोर्बेस्टा, जिसको हम नंगी आँखों से देख सकते हैं। और सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह की बात करें तो उसका नाम है सीरिस बौने। अब उसके बाद हम चर्चा करते हैं बौने ग्रह का। तो आकार में छोटे और वृत्ताकार नहीं होना, इनकी संख्या 5 है, फिक्स ऑर्बिट इनका नहीं होता है। प्लेटो, सीरिस, एरिस ये सब बौने ग्रह में आते हैं। उसके बाद हम चर्चा करते हैं कॉन्स्टिलेशन का, जिसको हम तारामंडल कहते हैं। तो इसको चित्र के द्वारा तारों के समूह के बीच कल्पित रेखाओं के द्वारा खींचकर इसकी आकृति प्रदान की जाती है। अब हम इसको मतलब ग्रुप ऑफ स्टार्स कह सकते हैं या विजिबल स्टार कह सकते हैं, जैसे कि उर्सा मेजर